गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो जेई के लिए स्कोरिंग टॉपिक होता है और ख़ास करके ट्वेल्थ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ट्वेल्थ में आपको ये कैलकुलस में काफ़ी काम पड़ता है इसका, है ना। और ये 100% मतलब एग्ज़ाम में सॉल्व होता है जेई के एग्ज़ाम में, ठीक है। इसीलिए इसको सब लोग बढ़िया से पढ़ना, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी जेई वाले भी सब लोग अच्छा से पढ़ना। तो इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में जो है लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छा से समझना है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about figure with the help of numbers all the algebraic equation is called coordinate geometry, या इसका नाम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ऐसी का नाम है 2 डायमेंशनल, शॉर्टकट में 2D भी कहते हैं, या एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है। तो इसके अंदर जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, पॉइंट, लोकस, स्ट्रेट लाइन, एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर्कल और कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के अंतर्गत आता है पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो क्वेश्चंस का जहाँ तक बात है, पॉइंट और लोकस से एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं भी आ सकता, लेकिन ज़्यादातर चांस एक क्वेश्चन आने का। इससे श्योर एक क्वेश्चन आता है। सर्कल से भी एक क्वेश्चन आता है, पहले सर्कल से 2 क्वेश्चन आता था, अब चूंकि 25 क्वेश्चन पूछता है इसलिए एक क्वेश्चन, और कोनिक सेक्शन से 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। टोटल 5 to 6 क्वेश्चन जो है जेई में रहता है यहाँ से, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये 100% स्कोरिंग है, मतलब थोड़ा सा भी इसमें डाउट नहीं होगा कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा अच्छा से आप लोग सीरियसली पढ़ना, काफ़ी डिटेल में हम पढ़ाएंगे। तो हम पहला चैप्टर पॉइंट स्टार्ट करते हैं, या इसका नाम कोऑर्डिनेट होता है। लोकेशन ऑफ पॉइंट, लोकेशन ऑफ पॉइंट। कार्टेशियन फॉर्म, इसमें क्या होता है, यहाँ पर कोई पॉइंट है P x1, y1,
तो इसका मतलब है कि x एक्सिस से डिस्टेंस है y कोऑर्डिनेट, y से डिस्टेंस है x कोऑर्डिनेट। दिस इज x1, दिस इज y1, ठीक है। और ओरिजिन से डिस्टेंस है मान लो r। तो देखो x1 का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा या डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y1 का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। और फाइनली x1, y1 इसी का नाम होता है कोऑर्डिनेट। दोनों साथ में मिल गया तो क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। इसको अच्छा से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में होता है OP मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये है कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा फॉर्म इसमें देखो, जैसे कि हम लोग अंडर 10th में भी पढ़े होंगे ये सब चीज़, ठीक है। जैसे मान लो कोई पॉइंट को प्लॉट करना है तो कैसे करते हैं, देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पता है तुम लोगों को, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट में क्या होता है, दोनों प्लस होता है। इसमें क्या होता है, माइनस प्लस। इसमें दोनों माइनस होता है, इसमें होता है प्लस माइनस। और जैसे कि इसमें मान लो पॉइंट है तो ओरिजिन है 1 2 3 1 2, -1 -2 -1 -2। मान लो कि 2,1 पॉइंट दिखाना है तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1। मान लो दिखाना है इस पॉइंट को दिखाना है, क्या पॉइंट है ये, -1, +1, है ना, एंड सो ऑन। इस तरह सभी पॉइंट को दिखा सकते हैं हम। यहाँ जगह थोड़ा कम है, चलो अगर हमको दिखाना है, मान लो इसको यहाँ से यहाँ दिखाना है, क्या होगा 3, -1, और ये कोऑर्डिनेट होता है +, ठीक है। इस तरह से पूरे पॉइंट को, कोई भी कोऑर्डिनेट को हम लोग इस पर दिखा देते हैं। अब इसको दिखाना क्या होगा 2, 0, इसको दिखाना तो क्या होगा 0, 1, नहीं, जिसको चाहे उसको भी दिखा सकते हैं पॉइंट। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है, जिस पर पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलो ये तो था कार्टेशियन फॉर्म, और ये तुम पहले से भी 10th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। नेक्स्ट फॉर्म है पोलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस पता है, लेकिन अगर सिर्फ डिस्टेंस पता होगा तो इस डिस्टेंस पर तो यहाँ भी पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, एक फिक्स पॉइंट नहीं मिल पाएगा। यानी ओरिजिन से डिस्टेंस पता होने के साथ साथ में एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो भी पता होना चाहिए, तो हम एक्चुअल इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। ये डिस्टेंस r है और ये थीटा है, तो इसका नाम है r cos θ, r sin θ, ठीक है ना। अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म में x1, y1 था पहले से, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बताते हैं।
अब थीटा फिक्स्ड है, ओरिजिन से डिस्टेंस भी फिक्स है, तो एक यूनिक पॉइंट जो है प्लेन पर मिलेगा, जहाँ भी कहीं रहेगा यूनिक पॉइंट मिलेगा। तो देखो इसको समझाते हैं तुम लोग। पहले तो हम पॉइंट लिख देते हैं, पी का कोऑर्डिनेट है, इसी को शॉर्टकट में ना आर कोमा थीटा भी कहते हैं, ऐसे फुल फॉर्म आर कॉस आर साइन, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ठीक है। या इसी को ट्रिपल लाइन कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, आर कोमा थीटा से डिनोट करता है। इसको समझाते हैं कैसे आया है, हिंट करते हैं, ध्यान दो। देखो बेटा यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा, OPM, OPM। अगर यहाँ से हम cos थीटा निकाले, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, OM बाई OP। OM का मतलब क्या है, x1, OP का मतलब PM का मतलब है y1, ठीक है। ये हो गया x1 बाई R, और यहाँ से तुम x1 रिमूव कर लोगे तो ये हो जाएगा R cos थीटा। उसी प्रकार अगर हम sin थीटा निकालें तो PM बाई OP, PM बाय OP, और PM का मतलब क्या है, y1 अपॉन R, और यहाँ से तुम y1 रिमूव कर सकते हो, y1 इक्वल टू R साइन थीटा, और इस तरह से हम लोग R cos R साइन अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी जल्दी। दैट इज पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो R cos थीटा हो गया, कोमा R साइन थीटा। तो ये है हमारा पोलर फॉर्म में पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का वे। इसमें कुछ क्वेश्चंस आता है, देखो इसको, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म। कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म। पहला क्वेश्चन 2,30 डिग्री, तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या है 2 और थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, ठीक है बेटा। तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, R cos थीटा होता है, 2 इंटू कॉस 30 डिग्री, 2 इंटू कॉस 30 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया √3, y मतलब R साइन थीटा, 2 इंटू 1/2 क्या हो गया 1। इसलिए पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट इन कार्टेशियन फॉर्म क्या हो गया √3, 1, ठीक है। इसका अगर हम प्लेन पर रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा, ये √3 है और ये 1 है, यहाँ पर पॉइंट आ गया, दिस इज थीटा, मतलब थीटा मीन्स 30 डिग्री, यही पॉइंट है √3, 1 या फिर 2,30 डिग्री। तो 2,30 डिग्री हो गया पोलर फॉर्म में, √3, 1 हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, P 2,120 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा
2 cos 120 डिग्री, दैट इज 2 इंटू cos 120 मतलब क्या हो गया, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मतलब -2 cos 60 डिग्री, -2 इंटू 1/2 दैट इज -1, ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 2 sin 120 डिग्री, मतलब 2 sin 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मतलब 2 sin 60, फाइनली 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया √3, पॉइंट इन कार्टेशियन फॉर्म। -1, √3, ठीक है, नोट करो, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं सही से। देखो बेटा, इसका अगर हम लोग प्लेन पर रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा, x कोऑर्डिनेट है -1 और y कोऑर्डिनेट है √3, ये यहाँ पे आएगा पॉइंट। ये डिस्टेंस 2 है और ये एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, P 2, 210 डिग्री, तो S कोऑर्डिनेट होगा 2 cos 210 डिग्री, मतलब 2 cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज -2 cos 30 डिग्री, ये हो गया -√3, ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट होगा 2 sin 210 डिग्री, 2 sin 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब हो जाएगा -2 sin 30 डिग्री, मतलब कितना, -1। तो पॉइंट इन कार्टेशियन फॉर्म इज -√3 -1। रिप्रेजेंट करते हैं -√3 -1, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और यही एंगल है 210 डिग्री और ये डिस्टेंस है 2, ठीक है। ये इंडिविजुअली ये 30 डिग्री है। इस तरह से हम लोग को भी कोऑर्डिनेट मिलेगा तो निकाल सकते हैं। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करवाते हैं। P -2, 60 डिग्री, इसको देखिए, तो यहाँ पे R नेगेटिव दिख रहा होगा, ठीक है। जबकि जनरली जो है लोग ये सोचता है कि R तो नेगेटिव होता है नहीं, क्योंकि R का वैल्यू होता है कि √(x² + y², तो कभी नेगेटिव ऐसे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन R नेगेटिव का क्या मीनिंग है कोऑर्डिनेट में, इसको हम लोग समझाते हैं अच्छा से, ठीक है। R नेगेटिव वाला भी क्वेश्चन रह सकता है, पूछा हुआ IIT में ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाद में इसका मतलब समझाएंगे। S कोऑर्डिनेट होगा -2, क्वेश्चन बनाना टफ नहीं है, बस जो फार्मूला है वो लगाते जाओ। -2 sin 60 यानी -2 × √3/2 यानी -√3, और y कोऑर्डिनेट हो गया
माइनस, अच्छा एक्स क्वाड्रेंट तो कॉस ना, -2 cos 60, सॉरी, तो ये होगा -2 इंटू क्या चाहिए 1/2, तो फाइनली ये -1 होगा। वाई क्वाड्रेंट हो गया -2 sin 60, तो -2 इंटू √3/2 यानी -√3। पॉइंट इन कार्टेशियन फॉर्म, -1, -√3। लेकिन r नेगेटिव मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट का पॉइंट है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट ने, दोनों नेगेटिव किस में होता है, थर्ड में होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है। तो अब तुम लोग खुद सोचो कि 60 डिग्री एंगल में थर्ड क्वाड्रेंट कैसे जाएगा, तो कुछ नया बात यहाँ देखना होगा हम लोगों को, ठीक है, समझना ठीक से। r नेगेटिव का मतलब होता है जो एंगल है ना वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे अभी तक जितना भी हम बताए हैं फिगर, उसमें सभी में एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया गया था, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कुछ भी लेंगे, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया गया था। इस बार हम नेगेटिव एक्स एक्सिस से लेंगे। देखो ये -1 और ये -√3, पॉइंट तुम्हारा बेसिकली यहाँ पे, और थोड़ा इधर ले लो। ये यूनिट स्केल जो है ना दोनों एक्सिस पे बराबर रखना है, ठीक है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.7 होता है और ये 1 है, तो ऑब्वियसली कि ये वैल्यू ज़्यादा होगा इससे। तो एंगल इधर से काउंट करेंगे 60 डिग्री और ये तब -2 होगा। यानी एंगल को अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तब r जो है वो नेगेटिव रहेगा। अब इसमें अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो एंगल नेगेटिव होगा, बट अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो r हमेशा नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करेंगे तो r हमेशा जो है पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, यही चीज़ है। यानी कि एक ही पॉइंट को हम कई तरीक़ा से पोलर फॉर्म में जो है लिख सकते हैं, ठीक है, इसको समझना है सही से। P -3, -30 डिग्री है। S काउंट हो गया -3 cos 30 cos -30 -3 cos 30 यानी -3 इंटू √3/2। जो y कोऑर्डिनेट होगा -3 साइन ऑफ -30 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 साइन 30 यानी 3 इंटू 1/2, फाइनली हो गया 3/2। पॉइंट इन कार्टेशियन फॉर्म, -3√3/2 माइनस प्लस 3/2, सेकेंड क्वाड्रेंट। कैसे होगा देखो, यहाँ पर पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है, यही एंगल है तुम्हारा जो क्लॉकवाइज लिए हैं, तो -30 डिग्री, ये डिस्टेंस है -3, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस r का वैल्यू, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस एंगल मेजर करेंगे तो r नेगेटिव लेके चलते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं आगे। एक नोट बता देते हैं, एक ही पॉइंट को कई तरीका से हम लोग पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को समझा रहे हैं। जैसे देखिए ये √3 और ये 1, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, इसका इसका जो पोलर फॉर्म होगा वो 2,30 डिग्री होगा। इन 2,30 डिग्री को अगर सॉल्व करोगे तो ये देगा, ठीक है। तो
इस पॉइंट को और कई तरीका से हम लिख सकते हैं। टू, और ये एंगल को हम क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो -360 प्लस 30 -330, इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका भी कार्डिजन यही देगा √3 इसको चाहो तो तुम लिख सकते हो 2 360 प्लस 30 390। अब चलते हैं नेगेटिव वाला की तरफ, -2, अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे -180 प्लस 30 -150, अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो -2 180 प्लस 30 210। इस तरह से इन्फिनाइट तरीका से लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। और सभी का कार्डिजन फॉर्म जो होगा वो √3,1 ही होगा, यानी कि पोलर फॉर्म में एक ही पॉइंट को हम इन्फिनाइट तरीका से एंगल को अलग अलग करके आर को माइनस और प्लस करके हम लिख सकते हैं, बट कार्डिजन फॉर्म में एक यूनिक तरीका से उसको लिखा जा सकता है, ठीक है। इस वजह से नोट करिए आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्टिंग कार्डिजन फॉर्म इनटू पोलर फॉर्म। कार्डिजन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो सबसे पहले तो तुम जानते हो कि r इक्वल टू क्या होता है, √(x² + y²) tan थीटा इक्वल टू y/x। अगर हम लोग का पोलर फॉर्म पॉइंट है, कार्डिजन फॉर्म मान लो x y है, लेकिन r होता है और ये एंगल थीटा होता है, तो tan थीटा निकालोगे तो क्या होगा x और ये y, तो y/x, इससे r और थीटा निकल जाएगा। हालांकि एक बात और ध्यान रखना होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट रहेगा थीटा इक्वल टू सीधे अल्फा, सेकेंड में रहेगा तो पाई माइनस अल्फा, ये 0 है, π/2 है, ये पाई है, 3π/2 है और ये 2π है। थर्ड में रहेगा तो पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, या फिर -π प्लस अल्फा, इधर से जाएगा तो -π प्लस अल्फा, या फिर पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। और जहाँ पर अल्फा जो है वो ऐसे निकालना है, tan अल्फा इक्वल टू mod ऑफ y/x, और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स mod ऑफ y/x। दिस इज ऑलवेज एक्यूट एंगल। अब अगर पॉइंट मान लो कार्डिजन फॉर्म में दिया रहेगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव रहेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए यूज करेंगे पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यूज करेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे क्वाड्रेंट देख करके, फिर अल्फा निकाल लेंगे, r निकाल लेंगे और थीटा बाद में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। देखते कुछ एग्जाम्पल, तब क्लियर होगा। P 1,√3 है, ठीक है। तो r निकालोगे तो √1² प्लस √3² मतलब √4, मतलब कितना 2, और tan अल्फा इक्वल टू mod ऑफ √3/1 यानी √3, अल्फा कितना हो गया 60 डिग्री या π/3, और पॉइंट लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा और अल्फा बराबर होगा। ये सब स्टेप हम नहीं भी लिख सकते क्योंकि पता ही है पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सीधे हम थीटा और अल्फा इक्वल कर देंगे, थीटा ही निकाल देंगे सीधे। पॉइंट इन पोलर फॉर्म, क्या हो जाएगा 2,
60 डिग्री। वन रूट थ्री। सिक्सटी डिग्री और ये डिस्टेंस 2। दिस इज पॉइंट। इस तरह से हम लोग कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम देखते हैं। अलग अलग क्वाड्रेंट का एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन, P माइनस रूट थ्री कमा 1 कुछ ऐसा है। तो R तो जानते ही हो, अंडर रूट ऑफ माइनस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2। और ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट है, फिर तो tan अल्फा निकाल लो। मॉड ऑफ 1 बाय माइनस रूट थ्री मतलब 1 बाय रूट थ्री। तो यहाँ से अल्फा कितना होगा 30 डिग्री या फिर पाई बाय 6। चूंकि ये माइनस प्लस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसीलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस अल्फा या 180 डिग्री माइनस कितना 30 डिग्री 150 डिग्री। इसीलिए पॉइंट इन पोलर फॉर्म P 2,150 डिग्री। देखो ये माइनस रूट थ्री है और ये 1 है, यहाँ पर पॉइंट माइनस रूट थ्री को 1। यही एंगल है 150 डिग्री, ये डिस्टेंस है 2। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखो। P माइनस वन को माइनस वन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। R अगर निकालोगे अंडर रूट ऑफ माइनस वन के स्क्वायर प्लस माइनस वन के स्क्वायर दैट इज रूट टू। R तो रूट टू हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू क्या होता है पाई प्लस अल्फा। तो tan अल्फा अगर निकालते भी हो मॉड ऑफ माइनस वन बाय माइनस वन दैट इज 1। अल्फा हो गया तुम्हारा 45 डिग्री। ठीक है, पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा दैट इज 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होगा 225 डिग्री। पॉइंट इन पोलर फॉर्म रूट 2, 225 डिग्री। माइनस वन माइनस वन।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। P √3 को -1 R इजकल टू 2 हो गया। थोड़ा देखो फास्ट बनाते हैं, थीटा इजकल टू क्या -α, और मॉड लगा दोगे तो 1/√3 मतलब कितना 30 डिग्री, मतलब -30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट का पोलर फॉर्म क्या हो गया 2, -3। इतना फास्ट भी हम बना सकते हैं, ठीक है ना। √3 और ये -1 यहाँ पर पॉइंट, दिस इज -30 डिग्री, दिस इज 2। P 3,4 कुछ ऐसा है, डायरेक्ट लिखो। थीटा इजकल टू अल्फा इजकल टू tan इनवर्स 4/5 y/x होता है, और R इजकल टू √9 + 16 यानी 5। तो पॉइंट P का पोलर फॉर्म में क्या हो गया 5, tan इनवर्स 4/5, 4/3 ना बेटा, y/x होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोई भी पॉइंट रहेगा तो हम लोग उसको पोलर से कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तीसरा फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना सही से। और सब पॉइंट में तुमको कोऑर्डिनेट जानने के बाद ये नहीं बता सकते हो किस कर्व पर का वो पॉइंट है। मतलब जैसे मान लो कोई पॉइंट है 1,2, तो ये स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है कि सर्कल पर लाई कर रहा है कि पैराबोला पर लाई कर रहा है, सब बात नहीं बता सकते हो। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर पॉइंट जानेंगे तो हम ये भी बता सकते हैं कि वो पॉइंट जो है किस कर्व पर का पॉइंट है। आगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो अच्छा से समझना है। ठीक है, पैरीमीटर नहीं है, ये पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जो दो दिए हुए वेरिएबल के बीच में रिलेशन शो करे, दैट इज पैरामीटर। ठीक है, जैसे x और y है, उसमें एक तीसरा वेरिएबल आ गया t या थीटा, और दोनों में रिलेशन बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए दो फ्रेंड है और एक तीसरा फ्रेंड जो वो दोनों फ्रेंड का कॉमन फ्रेंड है। ठीक है, और अगर मान लो पहले के जो दोनों फ्रेंड है उसमें आपस में मान लो किसी कारण से लड़ाई हो गया है, तीसरा फ्रेंड बाहर से कभी आया और फिर से दोनों में क्या दोस्ती करा दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि तीसरा फ्रेंड जो है वो हम दोनों के बीच में पैरामीटर का काम किया, मतलब कि हम दोनों का रिलेशन फिर से बना दिया। दैट इज जो तीसरा फ्रेंड था वो क्या दोनों फ्रेंड से उसका रिलेशन था, इसलिए ऐसा हुआ। उसी प्रकार एक वेरिएबल जो कि x और y दोनों वेरिएबल को रिलेट करता हो, उस तीसरे वेरिएबल को ही हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं अभी अच्छे से। जैसे मान लो ये कोई कर्व है जिसका नाम f ऑफ x, y इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है p ft, gt। देखो दोनों t में फंक्शन है, x है और ये y है। t चेंज होगा तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होगा अपने अकॉर्डिंग, है ना। इसको समझा रहे p ft, gt इज parametric point on the curve where t is parameter. और x is equal to ft, y is equal to gt
ऐसे अगर खोल के ब्रैकेट लिखेंगे, इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। और एक बात, पैरामीटर इज डिफाइंड इन सेम टाइप फंक्शंस, सेम टाइप, यानी दोनों एल्जेब्रिक रहना चाहिए या फिर दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रहना चाहिए, मतलब इस तरह का फंक्शन में डिफाइन होता है पैरामीटर। ठीक है, अब एग्जांपल में समझाते हैं। जैसे p 2t 3t स्क्वायर इज अ पैरामीट्रिक पॉइंट। अगर t इस पैरामीटर लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर देखो ना, t चेंज होगा, मान लो t का वैल्यू 0 रखेंगे तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अगर t का वैल्यू 1 रखेंगे तो s कोऑर्डिनेट 2 मिलेगा और y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 3। अगर t का वैल्यू 2 रखेंगे तो s कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 12। t का वैल्यू 3 रखेंगे तो s कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा 6 और y कोऑर्डिनेट 27। नहीं, सिर्फ t चेंज कर देने से x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जा रहे हैं, दैट इज t इज पैरामीटर। ठीक है, अब ये किस कर्व पर का पैरामीटर है, पैरामीट्रिक पॉइंट है, ये समझा रहे हैं। यहाँ पर देखो x इक्वल टू 2t और y इक्वल टू 3t स्क्वायर। यहाँ से t का वैल्यू निकाल दो x/2। ठीक है, यहाँ से इसमें रख दो इसको, y इक्वल टू 3 इंटू x/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या होगा 4y, 3x स्क्वायर इक्वल टू 4y। और ये कर्व पैराबोला है, ये आगे तुम लोग जानोगे। पैराबोला का इक्वेशन होता है एक स्क्वायर और एक लीनियर, नहीं एक्स स्क्वायर देगा तो y लीनियर या y स्क्वायर देगा तो x लीनियर। और ये भी अब थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करना, इस तरह का पॉइंट जो है ना हमेशा पैरामीट्रिक पॉइंट पैराबोला का होता है, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। ठीक है, आगे देखो, p t स्क्वायर कोमा t इज ए पैरामीट्रिक पॉइंट। या वेरिएबल पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ भी t एलिमिनेट करेंगे तो जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा इसमें, अगर हम यहाँ पे t एलिमिनेट करते हैं तो x इक्वल टू चूंकि टी स्क्वायर है और y इक्वल टू क्या है t है, तो t का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x इक्वल टू क्या होगा y स्क्वायर। ये भी पैराबोला है, आगे तुम लोग पढ़ोगे। ये पैराबोला अलोंग x एक्सिस होता है और ये पैराबोला अलोंग y एक्सिस होता है, लेकिन है दोनों क्या पैराबोला। तो अब ये बात ध्यान भी रखना कि पॉइंट में एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक करेगा सिस्टम इस तरह का, तो हमेशा पैराबोला का इक्वेशन बनाता है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट को देख के हम पहचान जाएंगे कि ये पॉइंट पैराबोला पर का पॉइंट होगा। अब इसमें ये कोएफिशिएंट चेंज होगा तो अलग अलग इक्वेशन बनेगा, बट होगा हमेशा पैराबोला। p 3 cos थीटा, 3 sin थीटा। इज अ पैरामीट्रिक पॉइंट। अब यहाँ पर देखो x कोऑर्डिनेट 3 cos थीटा है और y कोऑर्डिनेट क्या है 3 sin थीटा है। स्क्वायरिंग एडिंग कर दो, वन एंड टू, तो रिजल्ट क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 होता है। तो फाइनली हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। इसी से सर्कल, आगे तुम लोग पढ़ोगे ये सर्कल का ऐसा इक्वेशन होता है। ठीक है,
और ये याद भी रखना कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन रहेगा, दोनों का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, तो हमेशा सर्कल का पैरामीट्रिक पॉइंट होता है ऐसा। अब यहाँ पे 2 अगर लिखेंगे तो रेडियस 4 होगा, अगर 5 लिखेंगे दोनों का तो रेडियस 5 होगा, बट होगा हमेशा क्या, सर्कल। ठीक है, नोट करो जल्दी। ठीक है, तो अब ये एक पहचान हो गया कि इस तरह का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो सर्कल पर का पैरामीट्रिक पॉइंट होता है। ठीक है, इसको याद भी रखना है। चलते हैं आगे। टू cos थीटा, 3 sin थीटा is a parametric point. और यहां पर देखो जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 cos थीटा है। यहां से हम लोग का फाइनली पैरामीटर एलिमिनेट करने का टारगेट है। ठीक है, कैसे, ये कौन सा कर्व का है वो हम देखते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, अति x/2 इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा, इसको 1 मान लो। y इक्वल टू है 3 sin थीटा, तो y/3 इक्वल टू हो गया sin थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वन एंड 2, तो x² प्लस y² 9 इक्वल टू 1। और ये इलिप्स का इक्वेशन है। ये सब अभी तुम लोगों को प्रेशर नहीं लेना है, बट हम थोड़ा थोड़ा गाइड कर दे रहे हैं। सर्कल इलिप्स जो है ना, सर्कल का जनरल केस है, या सर्कल जो है इलिप्स का स्पेशल केस है। जैसे इलिप्स का इक्वेशन ऐसा होता है, x² प्लस y² b² इक्वल टू 1। इसी में a और b इक्वल हो जाएगा तो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब याद रखना कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन रहेगा, और कोएफिशिएंट अगर डिफरेंट रहेगा तो हमेशा इलिप्स बनाएगा। कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन रहेगा, कोएफिशिएंट एकदम सेम रहेगा, तब क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। समझ गया? एक और एग्जांपल कर देते हैं। 5 sec थीटा, 4 tan थीटा इज ए पैरामीट्रिक पॉइंट। पैरामीट्रिक पॉइंट, और यहाँ थीटा पैरामीटर है। अब यहाँ पर देखो, हालांकि 90 डिग्री पर tan अनडिफाइंड होता है, लेकिन सेक भी उसी पर अनडिफाइंड होता है, इसीलिए चलेगा। ये सेम टाइप फंक्शन, अगर हम tan के साथ साइन लिखते तो गलत हो जाता है, वो पैरामीट्रिक पॉइंट नहीं होता, क्योंकि साइन 90 पे वैल्यू 1 देता है, बट tan क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए अगर अनडिफाइंड है तो दोनों अनडिफाइंड होना चाहिए उस पॉइंट पे, डिफाइंड है तो दोनों डिफाइंड होना चाहिए, इसलिए सेम टाइप फंक्शन कहलाता है, इसलिए इसका पैरामीट्रिक पॉइंट हो सकता है। डिफरेंट टाइप में पैरामीट्रिक जो पैरामीटर है ना वो डिफाइंड नहीं होता, उसका एग्जांपल हम आगे करवा देते हैं। ठीक है, अब इसको देखो कैसे बनाएंगे। x इक्वल टू 5 sec थीटा, x/5 इक्वल टू sec थीटा, 1 मान लो। y इक्वल टू 4 tan थीटा, और y/4 इक्वल टू tan थीटा। स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, वन एंड 2, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, x² 25 माइनस y² 16 sec² थीटा माइनस tan² थीटा, और ये तो 1 होता है, दैट इज रिजल्ट हो गया x² 25 माइनस y² 16 इक्वल टू 1। और ये कर्व जो है हाइपरबोला का,
तो यानी हाइपरबोला का ऐसा रहता है, वैसे सेक और टेन का कॉम्बिनेशन रहता है। ये कोफिशिएंट सेम रहेगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, डिफरेंट रहेगा तो हाइपरबोला होगा, बट होगा हाइपरबोला ही, ठीक है। देखो कौन सा पैरामीट्रिक पॉइंट नहीं होता बताते हैं। पी मान लो 2t log t on the base 2 is not a parametric point. बिकॉज यहाँ पर देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम t का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा log 1 on the base 2 0, 2,0 मिलेगा x1 t1 रखने पर, ठीक है। t अगर 2 रखते हैं तो s कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 1 मिलेगा, ठीक है। t3 रखते हैं तो s कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट log 3 base 2 मिलेगा, एंड सो ऑन। बट अगर t0 रखते हैं तो s कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। x एब्सिसा तो मिल रहा है लेकिन ऑर्डिनेट क्या हो रहा है अनडिफाइंड हो जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉइंट का मतलब क्या होता है, एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों है और एक ब्रैकेट के अंदर है तो एक सिस्टम है, मतलब कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, तब वो पॉइंट होता है। अगर एक है और दूसरा नहीं है तो पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसी कारण से अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर हम t का वैल्यू -1 रखते हैं मान लो तो ये -2 मिलेगा, बट y कोऑर्डिनेट क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, लॉग का इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये पैरामीट्रिक पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप फंक्शन है, समझ गया। और इसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, अगर हम x बराबर 2t y बराबर log t बेस 2 रखेंगे तो x y में से t को एलिमिनेट करना मुश्किल होगा, तो इसीलिए पैरामीट्रिक पॉइंट ये नहीं है, मतलब इससे कोई भी कर्व नहीं बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, ऐसे हम थोड़ा सा नॉलेज देना चाहते हैं पैरामीटर का, लेकिन काफ़ी डिटेल बता दी। सब चीज़ लोकस में पूछता है, ठीक है, मतलब ये पॉइंट दिया रहेगा कि इसका लोकस बताइए क्या होगा, तो लोकस मतलब क्या होता है कर्व, वो सब चीज़ आगे डिस्कस होगा डिटेल में, ठीक है। चलते हैं आगे। वेक्टर फॉर्म ये क्या होता है देखो, कोई पोजीशन वेक्टर जो होता है ऑलरेडी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वेक्टर OP रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ पॉइंट P, और वेक्टर OP इज इक्वल टू x1 i कैप y1 j कैप होता है, और वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड यानी OP, अगर तुम लोग वेक्टर पढ़े होगे तो सब चीज़ तुम लोगों को पता होगा कैसे कैसे होता है, ठीक है। वेक्टर का खुद अपना डायरेक्शन होता है और खुद मैग्नीट्यूड होता है, अपनी डायरेक्शन। हम लोग का टारगेट क्या है अभी तक जो पढ़े, लोकेशन ऑफ पॉइंट, मतलब पॉइंट तक पहुंचने का अलग अलग तरीका क्या है। पहला तो कार्टेशियन फॉर्म था, y एक्सिस से डिस्टेंस और x से डिस्टेंस रहेगा तो पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। दूसरा था पोलर फॉर्म, यानी ऑरिजिन से डिस्टेंस था और एंगल पता होगा तो पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तीसरा तो कुछ अलग ही सिस्टम था, पैरामीट्रिक फॉर्म। चौथा में क्या है कि डायरेक्ट हम वेक्टर से अपने पॉइंट पे जा सकते हैं, है ना। 3D रहेगा तो x y z होगा उसमें, तब भी हम लोग इस तरह से लिखा सकते हैं। तब वेक्टर 2D में रहे या 3D में रहे तो वेक्टर सीधा पॉइंट तक पहुंच सकता है। तो इसलिए जो 3D जो कि 12th में पढ़ना है हम लोग को डिटेल में, तो 3D का जो इक्वेशंस होता है उसको वेक्टर मेथड से पढ़ना ज़्यादा आसान होता है, इक्वेशन छोटा छोटा बनता है। 2D का जैसा है वैसा ही 3D का भी वेक्टर बनेगा, है ना। चलिए बाकी डिटेल आगे पढ़ना है, सबको उतना भी दिमाग मत लगाओ इसमें। तो हम लोग पॉइंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और काफ़ी डिटेल पढ़ रहे हैं, इसलिए सब बात को थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिए। ऐसे पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे उसको पता होगा, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट पॉइंट, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है।
x1 y1 है, x2 y2 है, ठीक है। ये भी मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, कुछ नोट्स बता रहे डिस्टेंस फ्रॉम ऑसिलेटेड। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट x1 y1, ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये तो तुम लोग देख ही रहे हो, फिगर में पीछे भी बनाए थे। ये पॉइंट है x1 y1 और ये ओरिजिन, इसी का डिस्टेंस है OP। डिस्टेंस फॉर्मूला इन पोलर फॉर्म। अगर पॉइंट पोलर फॉर्म में दिया रहेगा तो हम उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके ही निकालेंगे तो बेहतर होगा, है ना। वो अच्छा मेथड, उसमें फंसता नहीं क्वेश्चन, क्योंकि पोलर फॉर्म में ट्रिगोनोमेट्री का भी फार्मूला रहेगा। ये फिर भी कभी कोई फार्मूला ही पूछ दिया तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं, लेकिन जनरली पोलर फॉर्म में दिया रहता है तो हम लोग कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के बाद बनाते हैं। तो जैसे कि देखो, दो पॉइंट है A और B, कोऑर्डिनेट है r1 θ1, इसका r2 θ2। फुल फॉर्म लिखोगे तो क्या होगा, r1 cos θ1 r1 sin θ1। इसका फुल फॉर्म r1 r2 cos θ2 r2 sin θ2। यानी कि AB का जो वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 इंटू r2 cos θ1 माइनस θ2। ये फार्मूला है, बट ये फार्मूला सिर्फ शो के लिए है ना, इसका यूज क्वेश्चन बनाने में नहीं करना है। क्योंकि क्वेश्चन बनाने में अगर पोलर फॉर्म दिया है तो तुरंत हम लोग तुरंत 1 सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे कार्टेशियन फॉर्म में और फिर वो फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों हम cos θ1 माइनस θ2 सब पे जाएंगे, इतना कैलकुलेशन करेंगे, है ना। हालांकि ये कैसे आया उसको भी ड्राइव हम कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए AB अगर निकालते हैं अंडर रूट ऑफ r1 cos θ1 माइनस r2 cos θ2 का होल स्क्वायर प्लस r1 sin θ1 माइनस r2 sin θ2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर cos का θ1 r1 स्क्वायर sin का θ1, r1 स्क्वायर हो गया, r2 स्क्वायर cos का θ2 r2 स्क्वायर sin का θ2, r2 स्क्वायर हो गया माइनस 2 r1 r2 cos θ1 cos θ2 प्लस sin θ1 sin θ2, तो क्या होगा cos θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। कैलकुलेशन करके देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स x1 y1 एंड x1 y2, जहाँ दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम देख लो तो डिस्टेंस हो जाएगा y1 माइनस y2, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। x कोऑर्डिनेट सेम तभी हो सकता है जब जो पॉइंट है वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन पर है। देखो x1 y1 है और ये x1 y2 है, तो ये डिस्टेंस निकालना है, ये d है।
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है और यहाँ से यहाँ तक का y1 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा y2 माइनस y1। मॉड के अंदर है तो तुम y1 माइनस y2 लिखो या y2 माइनस y1 सेम वैल्यू देगा ना। मॉड ऑफ 3 या मॉड ऑफ -3 दोनों सेम देता है। ठीक है बेटा, नोट करो जल्दी से, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर नंबर, distance from points x1 y1 and x2 y1, यहाँ दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हो जाएगा x1 माइनस x2 का मॉड, और ये कैसे होगा देखो, x1 y1 और x2 y1, यही डिस्टेंस हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 और यहाँ से यहाँ तक x1, दिस इज x2 माइनस x1, या x1 माइनस x2 भी लिखोगे तो मॉड के अंदर है, कोई इशू नहीं है उससे। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट x1 y1 एंड x इक्वल टू h, x इक्वल टू h जो है ना लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है, इसका डिस्टेंस हो जाएगा मॉड ऑफ x1 माइनस h, या फिर h माइनस x1 लिखो, बात तो सेम होता है ना दोनों का। ठीक है, ये कैसे आता है देखो, फिगर में समझा दे रहे। x इक्वल टू h जो लाइन होता है वो कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पर पॉइंट है p x1, y1। ये pm जो है डिस्टेंस है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h है और यहाँ से यहाँ तक का x1 है, तो x1 माइनस h वही लिखा हुआ है। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट x1 y1 टू y इक्वल टू k, y इक्वल टू k जो लाइन होता है वो x का पैरेलल होता है, इसका डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ y1 माइनस k या फिर k माइनस y1, ठीक है। नोट करो जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो इसका फिगर समझते हैं कैसे हो रहा है। ये जो लाइन है y इक्वल टू k, वो बेसिकली x का पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है, x y एक्सिस से, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है p x1, y1, यही डिस्टेंस है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है तुम्हारा y1 और ये डिस्टेंस है k, तो ये डिस्टेंस क्या होगा y1 माइनस k, वही लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझना। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट x1 y1 टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ, ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, ax1 प्लस by1 प्लस c बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत फेमस फॉर्मूला, अच्छा से रट लेना इसको।
देखो ये x की जगह पर x1 पुट कर देना, y की जगह पर y1 पुट कर देना, और a b c तो नोन रहेगा क्वेश्चन में, बाय अंडर रूट एस के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, ठीक है। मतलब जैसे ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, और ये कोई पॉइंट है P जिसका नाम है x1, y1, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, डिस्टेंस का मतलब हमेशा सीधा डिस्टेंस होता है, ठीक है, कहीं भी नहीं मिला देना टेढ़ा। इन सब पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। Find distance between following. First 2 minus 3 and 5 1. Second 3 2 and 3 7. 3 minus 5. Third 5 minus 2 and 0 minus 2. टेन माइनस 2, कुछ भी लो नहीं यार, इसको रख लेते हैं 4 माइनस 2. फोर्थ नंबर 2 माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5. 5 2 एंड y इक्वल टू माइनस 7. 2 माइनस 3 एंड 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0. 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0. ये 3 क्वेश्चन शुरू का तो पॉइंट टू पॉइंट है, लास्ट का 3 क्वेश्चन पॉइंट टू लाइन है, ठीक है। और हम लोग सबका ट्रिक पढ़ चुके हैं, बहुत फास्ट बना सकते हैं इन सबको, ठीक है, समझना ठीक से तुम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, अंडर रूट ऑफ 25, कितना दे दिया 5। और ऐसे डायरेक्ट फास्ट बनाना तुम लोग, देखो दोनों का सेम साइन देगा तो डिफरेंस करना, 5 माइनस 2 3, अपोजिट साइन देगा तो ऐड कर देना, चाहे 1 माइनस 3 कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, या माइनस 3 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 4 होगा, लेकिन फाइनली स्क्वायर करना है, माइनस 4 का स्क्वायर करो या 4 का स्क्वायर करो, सेम होगा 16। तो फास्ट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों अगर सेम साइन है दोनों का सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों अपोजिट साइन है दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो पॉइंट दिया है 2 5 एंड माइनस 3 6, ऐसा कुछ है, डिस्टेंस क्या होगा अभी डायरेक्ट लिखते हैं। देखो अंडर रूट ऑफ इन दोनों को ऐड करना है 25 हो जाएगा, ऐड करके स्क्वायर करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करो, अंडर रूट 26। ये फास्ट मेथड हो गया बनाने की, ठीक है। खैर चलो सेकेंड नंबर, डिस्टेंस क्या लगाओगे इसमें, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो y1 माइनस y2 दैट इज कितना 2 माइनस माइनस 5 7।
थर्ड में दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो x1 माइनस x2 यानी कि मॉड ऑफ 4 माइनस 10 माइनस 6 का मॉड 6, x1 y1 से x इक्वल टू h का डिस्टेंस, तो x1 माइनस h का मॉड फार्मूला होता है, x1 कितना है 2 माइनस 5 का मॉड दैट इज 3, माइनस 3 का मॉड तो 3 होगा। नेक्स्ट 5 नंबर, 5 to and y is equal to minus 7 mod of y1 minus k, y1 यहाँ पे क्या है 2 माइनस माइनस 7 हो जाएगा 9। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा समझना, लाइन दिया है 3x माइनस 4y प्लस 1 इजकल टू 0 और ये पॉइंट है 5, 2, माइनस 3। ये डिस्टेंस है pm, तो जो फॉर्मूला होगा मॉड ऑफ, ये इसमें पुट करो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ इसका कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट माइनस 4 इसका स्क्वायर का मॉड। थोड़ा सा ना ax1 लिख देते पहले, क्या था ax1 by1 प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, यही यूज किए थे। a मीन्स 3, x1 मीन्स 2, 3 इंटू 2 प्लस माइनस है ना 4 इंटू माइनस 3 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 3 के स्क्वायर प्लस माइनस 4 के स्क्वायर, कितना आ गया 6 प्लस 12 18 प्लस 1 19 बाय 5, आंसर हो गया इसका। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड तो हम लोग बहुत ही फास्ट इसको बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लो और इसके बाद हम लोग अभी पॉइंट चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर लोकस है, फिर स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग का रेगुलर क्लासेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप लोग अच्छे से जिस दिन वीडियो जाता है उसी दिन आप लोगों को इसको देख करके बढ़िया से समझ लेना है, जो डाउट वाउट होगा उसको क्लियर कर लेना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सबको ऐड किए हुए हैं। ठीक है, और रेगुलर उसको पढ़ना, बैकलॉग नहीं होने देना। ऐसे बैकलॉग हो जाएगा ना वीडियोस तो फिर तुमको आगे दिक्कत होगा समझने में। ठीक है, मतलब फिर तुमको लोड हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।